माता की। आज का ये गरिमापूर्ण कार्यक्रम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में अब प्रारंभ हो चुका है। जिन पलों की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वे पल आ चुके हैं। जिन क्षणों का हमें बेसब्री से इंतजार था वे क्षण आ चुके हैं। बालाजी के दर्शन के उपरांत और पूज्य गुरुदेव भगवान से भेंट के उपरांत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऋषियों की इस तपोभूमि बागेश्वर धाम पर पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आग्रह करता हूं आप सभी जनमानस से कि अपने स्थान पर ही बैठकर करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन करें। और अब मैं आग्रह करता हूं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान से कि वे मंच पर पधारे माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। बालाजी के हनुमान यंत्र के साथ। बालाजी का हनुमान यंत्र ये वो हनुमान यंत्र है जो बालाजी की तमाम सिद्धियों से संपन्न अभिमंत्रित है। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है इस आशा के साथ कि वे हनुमान जी उन्हें बल और सामर्थ्य दें कि वे देश की सेवा इसी तरह करें। अब मैं आग्रह करता हूं बालाजी का एक विग्रह प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। ये वो अनुपम छवि है बागेश्वर बालाजी की जिनके दर्शनों के लिए देश और दुनिया के लोग बागेश्वर धाम आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये वो विग्रह उन्हें भेंट किया गया। और अब धाम से जुड़ा साहित्य गुरुदेव भगवान द्वारा रचित पुस्तक देश के जनमानस के लिए जो उन्होंने लिखी सनातन धर्म क्या है, यह वो पुस्तक जो उन्होंने विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए लिखी थी, सनातन धर्म की छोटी छोटी बातों से उन्हें अवगत कराने के लिए। और अब मैं आग्रह करता हूं कि एक स्मृति चिन्ह भी भेंट करें। इस स्मृति चिन्ह जो बागेश्वर जन सेवा समिति की ओर से इस विराट महोत्सव की स्मृति उन्हें दिलाता रहेगा। आप करतल ध्वनि से स्वागत करें। इन अवसरों का मैं आग्रह करता हूं पूज्य महाराज श्री से कि वे एक स्मृति चिन्ह के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत करें इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से। आप सभी इन पलों का स्वागत करें, ये अनुपम पल। और अब मैं आग्रह करता हूं हमारे मंच पर विराजमान हैं पूज्य जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। वो कुछ अंग वस्त्र और अपने द्वारा रचित साहित्य देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट कर रहे हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति में ये साहित्य और अंग वस्त्र वो देश के प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप, ताकि देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की आशाओं के प्रतीक हैं, उन आशाओं के संरक्षक हैं, वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें। इन अनुपम पलों के साथ अब मैं आग्रह करता हूं बागेश्वर धाम सरकार यानी परम पूज्य गुरुदेव भगवान को वे आए और अपनी वाणी से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस भव्य आयोजन में स्वागत करें। पूज्य गुरुदेव भगवान आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, परम पूज्य श्री जगतगुरु भगवान की, सभी संत जनों की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी की, परम पूज्य श्री दीदी मारे तंबरा जी की, आज के उत्सव की। हम सब बहुत उत्साहित हैं, हम सब बड़े प्रसन्न हैं। आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की वो भूमि जो वीरों की भूमि है, हीरों की भूमि है,
संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है। और एक अनूठा पल बुंदेलखंड के इतिहास में आया है कि परम पूज्यपाद एक तरफ संत भगवान व्यासपीठ के महापुरुष विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी विराजमान। जोरदार ताली बजा करके हम सब पूरा बागेश्वर परिवार स्वागत करें। पीछे तक हम सब जोरदार ताली बजा करके आपका अरे हा। आज एक अनूठा, अद्भुत, अकल्पनीय पल आया है। बहुत से लोग यहां पर जो विराजमान और देश दुनिया में जो देख रहे हैं, हम सब बुंदेलखंडवासी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कहकर करके थक जावे तब भी धन्यवाद नहीं चुकेगा, क्योंकि 60 दिन में दूसरी बार बुंदेलखंड के प्रति लाड़ और प्यार बरसाने के लिए आए हुए हैं। और वो प्रधानमंत्री जी जो अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अमेरिका में स्वागत पाकर अब एक छोटे से गांव गड़ा में आए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते, तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जिनको जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया मंदिरों से क्या होगा, तो हमने जब अपना छोटा सा निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है, आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। ये उदारता। हमें ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सब ने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो। बुरा ना मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। और अद्भुत ये देखना
ये विश्व मित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल में एक बार आते थे। अब आप आ गए हैं तो हमें लगता हमारा बुंदेलखंड निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत सब बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सब साधुवाद दे रहे हैं, सब आपके प्रति बहुत भाव प्रकट कर रहे हैं। अत्यधिक ना कहें, क्योंकि ज्यादा पूज्यपाद गुरुजी भी बैठे, ज्यादा कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अंत में यही कहेंगे, आपका स्नेह जो बुंदेलखंड के प्रति है वो बना रहे और हमारा बुंदेलखंड और हमारा देश आपके नेतृत्व में ऐसे ही दिशा और दशा सुधार करता हुआ विकसित राष्ट्रों में पहुंचे। हम साधु समाज और बुंदेलखंड वासी तो हम वो हैं कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था तो 12 साल यहीं रख लिया था चित्रकूट में। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही बार बार आते रहें और पूरे बुंदेलखंड के लिए यह अस्पताल लगभग 2 से 3 वर्ष में पूर्ण करेंगे। सबके सहयोग से आप आ गए तो हो ही जाना है पूरा, और इसको मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा विचार है। और बालाजी पूर्ण करवाएंगे, सन्यासी बाबा का तप इसको पूर्ण करवाएंगे। अब अस्पतालों से कृपा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी, ज्ञान भी होगा तो विज्ञान भी होगा। और हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना, हमारे ब्याह में भले ही न आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। तो उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए, और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया, और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे, आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। हरे हरे बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। और भैया जी को आज के कार्यक्रम से बुरो लगे, उठटरी बराबर। इसी के साथ में जय श्री राम। सीताराम। हम सभी का मन हर्षित है, निश्चित रूप से यह अद्भुत क्षण है। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने इस छोटे से गांव में आकर बुंदेलखंड का, पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हर्षित होंगे। मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे भी इस अनुपम क्षण पर अपना उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। डॉक्टर मोहन यादव जी। आज का दिन वास्तव में एक अलग प्रकार के आनंद का, उत्साह का, उमंग का, और खासकर बुंदेलखंड की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं एक बार अपनी ओर से, सरकार की ओर से और आप सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोले बागेश्वर धाम की, महाराजा छत्रसाल की। आज यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का जब आगमन हुआ है, उसके साथ साथ सारा संत वृंद अपना आशीष देने के लिए, आज का दिन तो देवता भी आशीर्वाद दे रहे होंगे, इतना भव्य धाम अपना जगमगा रहा। इंद्र का इंद्रासन भी आज अलग प्रकार से कहीं न कहीं थोड़ी ईर्ष्या कर रहा होगा। हमारे बीच परम पूज्य जगत गुरु साध्वी दीदी, चिदम्बरम महाराज साहब, सभी संत वृंद, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गवर्नर साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ जब विराजमान है,
मैं थोड़ी धृष्टता के साथ कह रहा हूं कि हमारे लिए वास्तव में ये बुंदेलखंड के प्रति पहली बार हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का इतना स्नेह कि हमारे लिए पहले यहाँ ये बुंदेलखंड की धरती यशस्वी प्रधानमंत्री के आने से केन बेतवा नदी के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लिए जल की इतनी बड़ी सौगात दी, वाकई अद्भुत दी है। हमारा पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला करके स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उस भावना को लेकर के जो वास्तव में बुंदेलखंड लोग हमारे लिए बात अपने आन बान शान की हो तो प्राण की बाजी लगा करके वीरता का नया प्रतिमान बना सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति की मार थी, जहां सूखा पड़ता था, वहां आपके आशीर्वाद से सुखी रहने का आशीर्वाद मिला है। यह आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। और उससे बड़ा दो राज्यों के बीच, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, एकमात्र ये वाकई स्वर्णिम काल चल रहा माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण, आपके कारण से सभी राज्यों के बीच ये अनावश्यक झगड़े और ये इनके बीच पानी के बंटवारों को लेकर पूरे दुनिया भर में भारत की खराब छवि बनती थी। लेकिन आपने ये परस्पर समन्वय पे आशीर्वाद देते हुए, और आशीर्वाद के लिए भी कितना बड़ा आशीर्वाद, केन बेतवा नदी का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 90,000 करोड़ आप दे रहे हो, ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये वाकई बहुत अद्भुत समय चल रहा है। 70,000 करोड़ का राजस्थान के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट, लेकिन आपके आशीर्वाद से उसकी भी 90% राशि माननीय केंद्र सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है। जो वसुदेव कुटुंबकम की बात हम सुनते थे, आपका मन कितना बड़ा है, कितना उदार है। कोविड के काल में आप देशवासियों की भी रक्षा करते और 40 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके अपनी उस भावना का भी आप आशीर्वाद देते और हमारी सनातन संस्कृति की उस ध्वजा को दुनिया में पुनर्स्थापित करते। आज के इस अवसर पर मैं आपका और विनम्रता के साथ, एक मेरे मन में भी और आप सबके मन में अलग से एहसास हुआ होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के लिए हमको आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए, मंदिरों की भी अलग से दिशा होना चाहिए। ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं। यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर के स्थापना के साथ, और महाराज जी तो अब और आगे बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे लिए आज यही समय है। मैं मान के चलता हूं, अयोध्या की बात आई, मैं बाबा महाकाल के महालोक का भी साक्षी था। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जो हमारे अपने धार्मिक आस्था के केंद्रों पर ये जो नवीन दृष्टि पड़ रही है कि हमारे आस्था के केंद्र भी जगमगाए, लेकिन जीवन उपयोगी उन सारी चीजों के प्रति भी ध्यान जाना चाहिए। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी सरकार ने भी पिछले दिनों आपके आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे आ रहे हैं। लेकिन सच में अपने मंदिरों में कैंसर हॉस्पिटल का आपने निर्माण कराने के लिए आशीर्वाद देने का जो हमको अवसर दिया, ये पूरे देश के लिए नई मिसाल बनेगा। नया एक प्रकार का आह्वान करते हुए कि आपका ये आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। मैं मान के चलता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कई कारण से आपका आगमन आज हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय है। कल आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विश्व के सभी उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश को आशीर्वाद देने के लिए, देश के अंदर भी देश के बाहर भी, और ये आपकी ही कुशल मार्गदर्शन है कि कहां 2014 में 11वें नंबर पर भारत का स्थान था, लेकिन समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम करते हुए भारत अपने को 250 साल से ज्यादा गुलाम बनाने वाले इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके 5वें स्थान पे लिया है। ये आपकी कृपा है, आपकी अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता है। और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में
अब जर्मनी और जापान भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मध्य प्रदेश को मिलता रहेगा। एक बार फिर मैं बागेश्वर धाम के महाराज जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने मंदिर का काम आधा छोड़ करके पहले कैंसर हॉस्पिटल का काम हाथ में लिया है। मैं आपको भी बधाई देता हूं महाराज जी। आज का यही समय है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में यही समय है, सही समय है। इससे अच्छा क्या समय हो सकता है? नेक काम को तुरंत करते हुए जो आपने अद्भुत एक नया संकल्प लिया है, हम सब आपके उस संकल्प के साथ रहेंगे। मैं पुनः महाराज जी का भी अभिनंदन करता हूं, जगत गुरु जी का भी प्रणाम करता हूं, सारे संत वृंद का प्रणाम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री को पुनः धन्यवाद देता हूं। आपका ऐसा स्नेह मिलता रहे ताकि प्रगति के काम समान रूप से ऐसे हम चलाते रहें। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए बागेश्वर धाम की। और अब वह क्षण आ गया है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी साधना से संपन्न इस धरती को मानव उपयोगी साधनों से संपन्न करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं वे डिजिटल शिलान्यास के लिए उन्हें एक रिमोट उपलब्ध कराया जाएगा। वे इस रिमोट के माध्यम से आपकी जो स्क्रीन है, जो मंच की एलईडी है, उस पर एक डिजिटल शिलान्यास होगा। आप सभी उस कैंसर अस्पताल की एक छोटी सी फिल्म को भी देखेंगे, उस शिला को भी देखेंगे और इसके साथ ही वो जो पूरा अस्पताल की जो परिकल्पना है वो आपके सामने इन बीमारियों को पहले असाध्य माना जाता था, आज उनके इलाज मौजूद है। दुनिया ट्रीटमेंट के साथ ही वेलनेस को महत्व दे रही है और वेलनेस की बात होती है तो इसमें भारत के पास हजारों वर्ष पुराना अनुभव है। बात यह है कि सब कोई मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं, हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। अस्पताल में आपका स्वागत है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का अनुपालन करता है, जैसे कि AERB, NABH, जो कि भारत का सबसे उच्चतम प्रत्यायन है, JCI, जो कि विश्व का सबसे उच्चतम प्रत्यायन है और जहां 360 डिग्री पेशेंट केयर और पेशेंट एक्सपीरियंस का ध्यान रखा गया है। 4 व्हीलर पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग की सुविधा, आरामदेह आगमन प्रस्थान की सुविधा, प्रतीक्षा और पंजीकरण के लिए एक अनोखा प्रांगण जहां किसी को भी कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी। जब अस्पताल की बात आती है तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। एक अस्पताल जनरल वार्ड में प्रत्येक मरीज को धूप और प्राकृतिक वेंटिलेशन मिलेगा। तेज रिकवरी के लिए प्राकृतिक धूप के साथ अत्याधुनिक ICU, रेडियोलॉजी में प्रति मरीज 2 रिश्तेदारों के लिए आरामदायक प्रतीक्षा सुविधा। रेडियोलॉजी सेंटर में है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के CT, MRI, 3D सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे और कई सारे अन्य डायग्नोस्टिक उपकरण। 24 घंटे रहने, खाने, नहाने की सुविधा देता है। तुम भी गर्व से कहोगे कि हाँ, हम बागेश्वर वाले हैं, यहाँ दुआ और दवा दोनों की व्यवस्था होगी। बोलिए बागेश्वर धाम की। ये फिल्म जरूर 2 मिनट की है, लेकिन ये 2 वर्ष पुराना संकल्प है और आने वाले 2 वर्षों में पूर्ण होगा और कई लोगों के काम आएगा। अब वो अवसर है जब हम सभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुने। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे पोडियम पर अपने उद्बोधन के लिए आए। हम सभी तब तक तालियां बजाएं तब तक वो पोडियम पे ना पहुंचे। बोलिए भारत माता की, बोलिए जय श्री राम। भैया हराओ बोलो, मतंगेश्वर भगवान की, बागेश्वर धाम की,
जय जटाशंकर धाम की। अपुन औरण खां मोरी तरफ से दो ही हाथ जोड़ के राम राम जो। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, जगत गुरु पूज्य रामभद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धरेंद्र शास्त्री जी, दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, महंत श्री बालक योगेश्वर दास जी, इसी क्षेत्र के सांसद विष्णुदेव शर्मा जी, अन्य महानुभाव और प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है। और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है,
उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। साथियों, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चिंतन के भी, सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषियों ने ही हमें आयुर्वेद का विज्ञान दिया। हमारे ऋषियों ने ही हमें योग का वो विज्ञान दिया जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। हमारी तो मान्यता ही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरों की सेवा, दूसरों की पीड़ा का निवारण ही धर्म है। इसलिए नर में नारायण, जीव में शिव, इस भाव से जीव मात्र की सेवा, यही हमारी परंपरा रही है। आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। लोग सेवाभाव से लगे हुए, जो भी कुंभ में गया है एकता के दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन जिन जिन से मेरा मिलना हुआ है, दो बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से
हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। एक, वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। दूसरी एक विशेषता है जो हमारे देश में बहुत कम सुनने को मिलती है, और इस बार मैं देख रहा हूं एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री कह रहा है कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवाव्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना, इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। लेकिन भाइयों बहनों, प्रयागराज के इसी महाकुंभ में इसी सेवा भावना के साथ अनेक विध समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जिसकी तरफ मीडिया का तो ध्यान जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है। अगर मैं सभी इस सेवा प्रकल्पों की चर्चा करूं तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मैं एक का उल्लेख करना चाहता हूं। इस एकता के महाकुंभ में नेत्र महाकुंभ चल रहा है। इस नेत्र महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए हुए यात्री, गरीब परिवारों से आए हुए लोग, उनकी आंखों की जांच होती है, मुफ्त में होती है। नेत्र चिकित्सक, देश के गणमान्य डॉक्टर 2 महीने से वहां बैठे हुए हैं, और इस नेत्र महाकुंभ में अब तक 2 लाख से ज्यादा मेरे भाई बहनों की आंखों की जांच हो चुकी है। करीब 1.5 लाख लोगों को निःशुल्क दवाई और चश्मे दिए गए हैं, और कुछ लोग ऐसे पाए गए जिनके मोती बिंदु के ऑपरेशन की जरूरत थी। तो इस नेत्र महाकुंभ से चित्रकूट और अगल बगल के स्थानों पर जहां पर अच्छी नेत्र चिकित्सा की अस्पतालें थी, करीब 16,000 मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए उन अस्पतालों में भेज करके एक भी पैसे का खर्च बिना उन सबके मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं। ऐसे कितने ही अनुष्ठान इस एकता के महाकुंभ में चल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सब कौन कर रहा है? हमारे साधु संतों के मार्गदर्शन में हजारों डॉक्टर्स, हजारों स्वयंसेवक स्वतः स्फूर्त भाव से, समर्पित भाव से, सेवा भाव से
इसमें लगे हुए हैं। जो लोग एकता के इस महाकुंभ में जा रहे हैं, वो इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही भारत में कितने ही बड़े बड़े अस्पताल भी हमारी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा हेल्थ और साइंस से जुड़े कितने ही रिसर्च इंस्टीट्यूट्स चलाए जा रहे हैं। करोड़ों गरीबों का इलाज और सेवा इन संस्थानों में होती है। मेरी दीदी मां यहां बैठी है। अनाथ बालिकाओं के लिए जिस प्रकार से समर्पण भाव से वो सेवा करती है, अपना जीवन बेटियों के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। साथियों, यहीं पास में हमारे बुंदेलखंड का चित्रकूट, प्रभु राम से जुड़ा ये पवित्र तीर्थ खुद दिव्यांगों और मरीजों की सेवा का कितना बड़ा केंद्र है। मुझे खुशी है इस गौरवशाली परंपरा में बागेश्वर धाम के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा। मुझे बताया गया है यहां 2 दिन बाद महाशिवरात्रि के दिन 251 बेटियों के सामूहिक विवाह महोत्सव का भी आयोजन होगा। मैं इस पुण्य कार्य के लिए भी बागेश्वर धाम की सराहना करता हूं। मैं सभी नवविवाहिता दंपतियों को, मेरी बेटियों को सुंदर और सुखी जीवन के लिए अग्रिम बधाई देता हूं, हृदय से आशीर्वाद देता हूं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य ही हमारे धर्म, हमारे सुख और हमारी सफलता का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया और सबका साथ सबका विकास के इस संकल्प का भी एक बड़ा आधार है सबका इलाज, सबको आरोग्य। इस विजन को पूरा करने के लिए हम अलग अलग स्तर पर फोकस कर रहे हैं। हमारा फोकस है बीमारी से बचाव पर। आप मुझे बताइए, यहां स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट, शौचालय हर गांव में बने हैं कि नहीं बने हैं? इससे आपकी मदद हुई कि नहीं हुई? आपको पता है, शौचालय बनने से एक और फायदा हुआ है। शौचालय बने हैं तो गंदगी से होने वाली बीमारियां भी कम हुई है। एक स्टडी कहती है, जिन घरों में शौचालय बने हैं वहां हजारों रुपये बीमारी पर खर्च होने से बचे हैं। साथियों, 2014 में हमारी सरकार आने से पहले हालात ये थी कि देश में गरीब जितना बीमारी से नहीं डरता था,
उससे ज्यादा डर उसे इलाज के खर्च से लगता था। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए तो पूरा परिवार संकट में आ जाता था। मैं भी आप सबकी तरह गरीब परिवार से निकला हूं। मैंने भी इन तकलीफों को देखा है और इसलिए मैंने संकल्प किया है, मैं इलाज का खर्च कम करूंगा और आपकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाऊंगा। मैं आपको बार बार हमारी सरकार की कुछ कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देता रहता हूं ताकि एक भी जरूरतमंद योजनाओं से छूटे नहीं। इसलिए मैं कई जरूरी बातें आज फिर यहां दोहरा रहा हूं और मैं आशा करता हूं आप इसे याद भी रखेंगे और अपने परिचितों को जरा बताएंगे भी। बताएंगे ना? पक्का बताएंगे? ये भी सेवा का ही काम है। इलाज के खर्च का बोझ कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए मैंने हर गरीब के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। 5 लाख तक का इलाज बिना किसी खर्च के। किसी बेटे को अपने मां बाप के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका जो बेटा बैठा है ना, वो काम वो करेगा। लेकिन इसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है। मुझे आशा है कि यहां बहुत सारे लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड जरूर बना होगा। जिनका नहीं बना है वो भी जल्दी से बनवा ले। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि इस काम को, इस क्षेत्र में अगर कोई छूट गए हो तो तेजी से इसको आगे बढ़ाया जाए। साथियों, एक और बात आज आपको याद रखनी है। अब गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, कोई भी परिवार हो, परिवार में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए भी मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। ये कार्ड भी ऑनलाइन ही बन जाएंगे। इसके लिए कहीं किसी को कोई पैसा देना नहीं है और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, बाकी काम मैं कर लूंगा। अगर कोई पैसा मांगता है तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे? मैं इन संत महात्माओं को भी कहता हूं कि आप भी जरा आयुष्मान कार्ड का प्रबंध कर दीजिए ताकि आपको कभी बीमारी में मुझे सेवा करने का मौका मिले। आपको तो बीमारी आने वाली नहीं है, लेकिन अगर कहीं आ जाए तो। भाइयों बहनों, कई बार इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर की लिखी दवाई घर पर ही खानी पड़ती है। ऐसे में मेडिकल स्टोर से सस्ती दवाई मिले, मैंने इसका भी इंतजाम किया है। इस खर्च को कम करने के लिए देश में 14,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। और ये जन औषधि केंद्र ऐसे हैं कि जो दवाई
बाजार में 100 रुपये में मिलती है, जन औषधि केंद्र में वही दवाई सिर्फ 15, 20, 25 रुपये में मिल जाती है। अब आपका पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आपको जन औषधि केंद्र से दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? दूसरी एक बात मैं करना चाहता हूं, आजकल बहुत बार खबरें आती हैं, गांव-गांव किडनी की भी बीमारी काफी फैल रही है। अब किडनी की बीमारी जब बढ़ जाती है तो लगातार डायलिसिस करानी पड़ती है, नियमित रूप से करानी पड़ती है, दूर दूर जाना पड़ता है, खर्चा बहुत लगता है। आपकी ये मुसीबत कम हो, इसलिए हमने देश के 700 से ज्यादा जिलों में 1,500 से ज्यादा डायलिसिस सेंटर खोले हैं। यहां मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। सरकार की इन सब योजनाओं की जानकारी आपको भी होनी चाहिए और आपको अपने परिचितों में भी सबको बताना चाहिए। तो मेरा इतना काम करोगे? जरा सब हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? आपको पुण्य मिलेगा, ये सेवा का काम है। साथियों, बागेश्वर धाम में कैंसर मरीजों के लिए इतना बड़ा अस्पताल खुलने जा रहा है, क्योंकि कैंसर अब हर जगह बड़ी परेशानी बन रहा है। इसलिए आज सरकार, समाज, संत सब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे पता है गांव में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उससे लड़ना कितना मुश्किल होता है। पहले तो बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता कि कैंसर हुआ है। बुखार और दर्द की घरेलू दवाएं ही आमतौर पर लोग लेते रहते हैं, और कुछ लोग तो पूजा जाप में चले जाते हैं, किसी तांत्रिकों के हाथ में फंस जाते हैं। जब तकलीफ बहुत बढ़ जाती है या गांठ दिखने लगती है, तब जाकर बाहर दिखाते हैं, तब पता चलता है कि कैंसर हुआ है। और कैंसर का नाम सुनते ही पूरे घर में मातम छा जाता है, सब कोई घबरा जाता है, सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं, और ये भी समझ नहीं आता कि कहां जाना है, कहां इलाज कराना है। ज्यादातर लोगों को दिल्ली, मुंबई का ही पता होता है। इसलिए हमारी सरकार इन सब तकलीफों के समाधान में लगी है। इस साल जो बजट आया है उसमें भी कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई है, और मोदी ने तय किया है कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा। अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। डे केयर सेंटर में जांच भी होगी और आराम करने की सुविधा भी होगी। आपके पड़ोस में ही जो जिला अस्पताल है, चिकित्सा केंद्र हैं, वहां कैंसर क्लिनिक भी खोले जा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको
मेरी एक बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन इसको कुछ करना ही पड़ेगा। याद रखना और जीवन में लागू करना। कैंसर से सुरक्षा के लिए आपको भी सावधान और जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहली सावधानी ये है कि समय से कैंसर की पड़ताल, क्योंकि एक बार कैंसर फैल गया तो उसे हराना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम 30 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की जांच के लिए एक अभियान चला रहे हैं। आप सबको इस अभियान का फायदा उठाना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए। लापरवाही नहीं करनी है। थोड़ी सी भी जो शंका हो तो कैंसर की तुरंत जांच करवानी है। एक और बात, कैंसर को लेकर सही जानकारी भी बहुत जरूरी है। ये कैंसर किसी को छूने से नहीं होता है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये छूने से नहीं फैलती है। कैंसर का खतरा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और मसाले से बढ़ता है। ये माताएं बहनें ज्यादा खुश हो रही है मेरी बात सुन के। इसलिए कैंसर फैलाने वाले इस सब नशे से आपको तो दूर रहना ही है, औरों को भी उससे दूर रखना है। अपने शरीर और स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और मैं आशा करता हूं, अगर हम सावधानी रखेंगे तो बालेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल पर बोझ नहीं बनेंगे। यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सावधानियां रखोगे ना? लापरवाही तो नहीं करोगे ना? साथियों, मोदी आपका सेवक बनकर आपकी सेवा में जुटा है। मैं पिछली बार जब छतरपुर आया था तो यहां मैंने हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था और अभी मुख्यमंत्री जी ने इसका वर्णन भी किया। आपको ध्यान होगा, इनमें 45,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक परियोजना भी थी। ये परियोजना कितने दशकों से लटकी हुई थी। कितनी सरकारें आई चली गई। हर पार्टी के नेता भी बुंदेलखंड आते थे, लेकिन यहां पानी की किल्लत बढ़ती ही चली गई। आप मुझे बताइए, पिछली किसी सरकार ने अपना वादा पूरा किया क्या? ये काम भी तब शुरू हुआ जब आपने मोदी को आशीर्वाद दिया। पीने का पानी और उसका संकट दूर करने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। जल जीवन मिशन यानी हर घर जल परियोजना के तहत बुंदेलखंड के गांव-गांव में पाइप से पानी पहुंचाया जा रहा है। गांव में पानी पहुंचे, हमारे किसान भाई बहनों की तकलीफ दूर हो, उनकी आय बढ़े। हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड समृद्ध बने, इसके लिए जरूरी है कि हमारी माताएं बहनें भी उतनी ही सशक्त बने। इसके लिए हमने लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं शुरू की है। हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बहनों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
बुंदेलखंड में सिंचाई का पानी पहुंचेगा, बहनें ड्रोन से फसलों पर छिड़काव करेगी, खेती में मदद करेगी, तो हमारा बुंदेलखंड समृद्धि के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, गांव में ड्रोन तकनीक से एक और बड़ा जरूरी काम हो रहा है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन से जमीन की पैमाइश करा के उसके पुख्ता कागज दिए जा रहे हैं। यहां एमपी में तो इसे लेकर बहुत अच्छा काम हुआ है। अब इन कागजों पर लोग बैंक से आसानी से लोन भी ले रहे हैं। ये लोन रोजगार धंधे में काम आ रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। साथियों, बुंदेलखंड की इस महान धरती को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। मैं बागेश्वर धाम में कामना करता हूं, बुंदेलखंड समृद्धि और विकास की राह पर इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। आप सभी को एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ये नारे रुकने नहीं चाहिए।